Assalamu alaikum. My name is Rida Dalpur. I am PCS 2018 qualifier. I am a PMS officer और this is our fourth lecture regarding IR. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नेशनल पावर। लेकिन नेशनल पावर अंडरस्टैंड करने से पहले हमने पावर को समझना है कि पावर क्या है। हम प्रीवियस लेक्चर में जब नेशन स्टेट पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि एक नेशन कैसे कहलाती है। तो आज हमने पढ़ना है कि ये नेशनल और पावर जब साथ मिलते हैं तो फिर ये क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे कि पावर इटसेल्फ होता क्या है। तो पावर एक एबिलिटी है किसी भी इंसान की, किसी भी स्टेट की, ये करने के लिए कि जो वो चाहते हैं वो दूसरा करे। तो जो साइकोलॉजिकल हमारा रिलेशनशिप होता है अदर्स यानी किसी और से, जिसमें हम उसको वो करवाना चाहें जिससे हमारा फ़ायदा हो, जो हम करवाना चाह रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम पावर कहते हैं। लेकिन ये पावर इंसान के पास या किसी स्टेट के पास आता कैसे है। जैसे कोई भी इंसान अगर पावरफुल है तो उसके पास कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, उस ही वजह से वो जो है हम पर कोई इन्फ्लुएंस रखता है और फिर वो जो चाहता है कि हम करें वो होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब नेशन स्टेट की बात आती है, जब नेशंस की बात आती है, जब IR की बात आती है, तो फिर हम पढ़ते हैं कि नेशनल पावर क्या होता है। तो नेशनल पावर भी एबिलिटी होती है किसी भी कंट्री की अपने गोल को सिक्योर करने की, जो वो चाहता है कि वो जिससे उसका फ़ायदा होता है। तो जब कोई भी कंट्री कोई ऐसी चीज़ करता है जिससे उसका फ़ायदा होता है तो उसको हम नेशन पावर कहते हैं। अच्छा, तो नेशनल पावर जो है वो कैसे बनता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हर किसी के पास कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई अथॉरिटी होती है, जिससे क्या होता है कि कोई पावरफुल बंदा या पावरफुल इंसान बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम नेशनल पावर की बात करते हैं तो कंट्रीज़ के पास भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो जब उनके पास मौजूद होते हैं तो उससे क्या होता है कि वो अपने नेशनल पावर्स जो होते हैं उनको सिक्योर करने में, यानी उनको हासिल करने में वो उनको बहुत आसानी होती है। और जिन जिन कंट्रीज़ के पास वो नहीं होते हैं, जिन स्टेट्स के पास वो कम होते हैं या अभी हो रहे हैं या बिल्कुल नहीं है, तो फिर आप देखेंगे कि वो जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने में काफ़ी जगह पर जो है वो क्या रहते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं उसको। ठीक है, तो एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे कि पावर, नेशनल पावर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट हम पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं कि जियोग्राफी। तो जहाँ पर जियोग्राफी क्या होती है कि भाई जहाँ पर जो मुल्क मौजूद है, जहाँ पर जो स्टेट मौजूद है, उसके बारे में होता है कि वो भी हमारा एक नेशनल पावर बन सकता है। या तो वो हमारा नेशनल पावर बन सकता है या तो फिर वो हमारे नेशनल पावर को कमज़ोर करने में जो है साथ दे सकता है। अब दोनों चीज़ें जो है वाइस वर्सा होंगी। तो जियोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो जियोग्राफी क्या होता है कि जहाँ पर भी वो जो है सिचुएटेड है, अब वो जो मुल्क जहाँ पर उसकी लोकेशन है, तो फिर वहाँ पर जो है ना दूसरी हम चीज़ें क्या पढ़ेंगे कि भाई वो कंट्री जो है वो कितना बड़ा है। अगर आपका कंट्री बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो क्या वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है या फ़ायदा दे सकता है, वो डिपेंड करता है हमारी जियोग्राफी पे। फॉर सपोज लेट्स से कनाडा है। कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन क्या है कि वो इतना ठंडा है कि बहुत ज़्यादा जगहों पर क्या है ना उनकी मिलिट्री वहाँ पर जो है ना जा सकती है, अगर जाए तो बहुत खर्चा हो जाएगा और ना ही उनके लोग वहाँ पर रह सकते हैं। तो जो कनाडा का साइज़ है वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए नेशनल पावर नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हम डिफरेंट दूसरे कंट्रीज देखें, फॉर सपोज पाकिस्तान का जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, हम हमेशा उसे पहले तो साइज नहीं लोकेशन पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान का जो लोकेशन है हम हमेशा क्या कहते हैं कि वो कहीं हमारे फ़ायदे में है और कहीं हमारे नुकसान में है। लेकिन हम जहाँ पर जैसे अफगानिस्तान है, बफर जिसे हम बफर स्टेट कहते हैं, तो वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है कि जहाँ जब भी कभी जंग लड़ती है, जब भी कभी कोई चीज़ होती है तो अमेरिका जो है वहाँ पर ज़्यादातर जो है ना स्टे करता है वहाँ से, क्योंकि वो हर किसी को आराम से देख सकता है। तो उसकी जो लोकेशन है वो उसके फ़ायदे में नहीं गई है, अब तक क्या है वो नुकसान में गई है। वो इसलिए गई है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। उनके पास बेहतर गवर्नमेंट मौजूद होती तो क्या होता कि वो अपनी लोकेशन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते, क्या हो जाता कि वो नेशनल पावर हो जाता। तो साइज़ पे हम बात कर रहे थे कि साइज़ जो होता है वो किसी के लिए फेवर में होता है और किसी के लिए नुकसान में होता है। ज़्यादातर जो है जितना ज़्यादा बड़ा कंट्री होगा तो उतने ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज मौजूद होंगे, लेकिन बहुत एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिसमें जितना बड़ा कंट्री हो उतने रिसोर्सेज उनके पास फिर कम हो जाते हैं। जैसे रशिया हो गया, रशिया में भी साइज़ जो है बड़ा होने की वजह से उनको ये इशू है कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर है और फिर वो उनका कंट्री भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उनको क्या है, उनको कवर अप करना बड़ा मुश्किल रहता है। फिर आ जाती है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है, यानी कि आपकी कंट्रीज़ का जो प्लेन्स हैं, यानी कि कितने रिवर्स हैं, कितनी माउंटेन्स, आपका कंट्री किस तरीके से बना हुआ है, क्या वो आपका नेशनल पावर होगा या कि वो आपके नेशनल पावर में कमी लाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान को देख लें तो पाकिस्तान एक तरफ से जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ है, वहाँ पर वो क्या है कि अफगानिस्तान के जो जिस टाइम पे वार ऑन टेरर लगी थी
तो हाँ वार ऑन टेरर लगी थी। तो उस वक्त क्या हुआ था कि वहाँ के जो तालिबान थे देवर क्रॉसिंग पाकिस्तान वेरी इजीली। क्यों? क्योंकि हमारी मिलिट्री जो थी वो वहाँ पर हर जगह पर जो है हर जगह पर फेंसेस नहीं लगा सकती थी। तो कहीं कहीं जो पहाड़ होते हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाते हैं और कहीं कहीं वो उनके लिए नुकसानकार हो जाते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान के लिए वो क्या है, वो फ़ायदेमंद हो गया कि भाई वहाँ से लोग जो हैं वहाँ जाके छुप सकते हैं, वहाँ से हमला कर सकते हैं। फिर आ जाता है क्लाइमेट। जैसे कि मैंने कहा कि कनाडा या रशिया को देखा जाए तो उनका जो क्लाइमेट है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा सर्द होता है। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो फिर वहाँ पर दूसरी चीज़ें जो हैं हम उनको देखेंगे कि भाई वहाँ पर आप जो है ना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। अगर अच्छा आप एग्रीकल्चर नहीं उगा सकते तो उससे क्या होगा कि भाई आपकी जो इकोनॉमिक पावर है वो लो हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान को देखें तो इससे पहले तो हमारा जो क्लाइमेट था वो काफ़ी बेहतर था एग्रीकल्चर के हिसाब से, लेकिन अब जैसे जैसे क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग आती जा रही है तो हमारा क्लाइमेट क्या है, हमारे नुकसान में आ रहा है। तो जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा होगा यानी बारिशें अच्छी होंगी, मलेशिया को ले लें तो वहाँ पर क्या है उनकी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छी होगी तो वो उनकी क्या होगा, इकोनॉमी में जो है एड होगा तो उससे क्या होगा कि उनकी ज्योग्राफी जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। आप अगर किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं या कोई कंट्री ऐसे रीजन में सिचुएटेड है जहाँ जंग ही नहीं होती है तो वो क्या हो जाता है, उनका नेशनल पावर हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा कंट्री जहाँ पर मुसलसल जंग हो रही है, बेल्जियम का वर्ल्ड वॉर 1 या 2 में उसकी ज्योग्राफी की वजह से जो है उस पर बार बार हमला किया गया था। हालांकि उन्होंने कह दिया था कि हम न्यूट्रल है, विच मीन्स कि वी आर नॉट हम किसी की भी साइड पर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि पहली वर्ल्ड वॉर 1 में भी उन पर हमला हुआ और फिर सेकेंड में भी बिला वजह उनको घसीटा गया। फिर आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। किसी कंट्री के बल्कि हर कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो तय करते हैं कि वो कंट्री कितना पावरफुल है। जैसे कि हम अगर मिडिल ईस्ट में आ जाएं या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ क्या है कि उनके रिसोर्सेज क्या हैं, बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है। जब वहाँ पर पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, फ्यूल बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट मादनियात बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या है वो उनका एक तरीके से उनका फ़ायदा हो गया है। जैसे अगर हम 1971 से पहले देखें जब सऊदी अरब जो है ऑयल बूम आता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत पावरफुल कंट्री हो जाता है। जब फ़लस्तीन की जंग लगती है, फ़लस्तीन से इसराइल का जो है क्लैश होता है तो उससे क्या होता है कि वो पहली बार जो है सारे अरब कंट्रीज़ जो हैं वो क्या कहते हैं कि धमकी देते हैं कि भाई हमने आपका ऑयल बंद कर देना, यूएसए का ऑयल हमने बंद कर देना है अगर उसने मज़ीद जो है ना किसी और का साथ दिया, यानी हमारे अगर वो अगेंस्ट गया। तो कोई भी जो भी कंट्री होता है उसका नेचुरल रिसोर्स जो होता है वो हमेशा उसकी नेशनल पावर में होता है। अगर हमारे पास अभी LNG हमारा अपना मौजूद होता, हमारे पास फ्यूल हमारा इतना ज़्यादा अपना मौजूद होता कि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़ता तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा खर्चा बचता और दूसरा क्या होता कि हम सऊदी अरब पे या दूसरे जो पेट्रोलियम कंट्रीज़ हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं होते। जब उन पर डिपेंडेंट नहीं होते तो क्या होता, हमारी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा जो है मुख्तलिफ भी होती और ज़्यादा क्या होती, स्ट्रेंथ होती उसमें, ज़्यादा वो मजबूत होती। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो इस तरीके से हमारी नेशनल पावर में मदद करते हैं। फिर आ जाता है थर्ड, टेक्नोलॉजी। कोई भी मुल्क कितना टेक्नोलॉजिकली जो है मॉडर्न है, कितना उनके पास टेक्नोलॉजी है वो उसका नेशनल पावर बन जाता है। कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, कम्युनिकेशन ये होता है कि आपका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, आपके लोगों के पास कितनों के पास लेट्स से मोबाइल है, कितनों के पास टीवी है, उनके पास इंफॉर्मेशन जा रही है या नहीं जा रही है, आपके कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। जब देखें कोई भी कंट्री जहाँ पर कम्युनिकेशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। हमारे अभी भी पाकिस्तान में अगर हम देखें तो जब भी हम थोड़ा सिटी से बाहर जाते हैं, हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो हमारे यहाँ सिग्नल का इशू हो जाता है। तो हम अगर हमारी कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी देखें तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अभी भी बहुत ज़्यादा मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन उनके पास क्या है, उनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके पास कंप्यूटर्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है। हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है बेसिक चीज़ें चलाना नहीं आती हैं। तो वो क्या है कि हम टेक्नोलॉजी वाइज जो है लेक कर रहे हैं कम्युनिकेशन में। इसी वजह से क्या है कि हम जो है हमारा नेशनल पावर वो नहीं बन पा रहा। फिर आ जाता है इंडस्ट्री कि इंडस्ट्री क्या होती है भाई, जितनी ज़्यादा आपकी बेहतर इंडस्ट्री होगी, यानी आप दो किस्म के कंट्रीज़ होते हैं, एक वो होते हैं जो रॉ प्रोडक्ट्स बनाते हैं यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और एक वो होते हैं जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री होते हैं यानी वो उन रॉ प्रोडक्ट्स को एंड प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं। तो जिनकी जितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है उतना बड़ा उनको फ़ायदा होता है, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अभी हम चाइना से हर चीज़
क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो इंडस्ट्रीज़ मौजूद नहीं है। हम क्यों इंडिया से जो है दवाई, हम अगर इंडिया से कोई दवाई जो है ना दवाई इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, हमारे पास वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो नहीं कर रही हैं। तो जो जिसके पास जितनी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ होंगी तो उनके पास क्या होगा कि उनके पास जॉब्स ज़्यादा होंगे, उनके अपने लोग ज़्यादा खुश होंगे, अपनों के साथ साथ वो क्या होगा कि दूसरों को भी वो जॉब्स दे सकेंगे। देखिए जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर अक्सर औकात जो है ना लोग जो है उनकी इंडस्ट्रीज़ में ही काम कर रहे होते हैं, फिर वो मशीनरी आ गई या वो ब्यूटी आ गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आ गई, डिफरेंट आ जाती है। तो वो क्या होता है कि इवन जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जब वो बाहर जाते हैं तो वो जिन कंपनीज़ में काम करते हैं बेसिकली वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो वो क्या हो गया कि उनका नेशनल पावर है, वो जब चाहें जब भी उनको निकालेंगे तो उससे क्या होगा कि दूसरा जो कंट्री हो उसके अगर 2-3 लाख लोग एट अ टाइम वापस आ रहे हैं तो उस पर क्या होता है कि जो दूसरा कंट्री होता है उस पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये भी एक नेशनल पावर का एलिमेंट है। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्ट। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है। ट्रांसपोर्ट से मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर खुद। पहली बात तो क्या रोड बने हुए हैं आपके, वहाँ तक आपकी रेलवेज़ जो हैं वो बनी हुई हैं, और अगर आपके पास बनी हुई हैं तो फिर आपके पास किस लेवल की चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट में। हम अगर पाकिस्तान को देखें तो भाई अभी तक जो है ना हम एक पुराने ज़माने में रह रहे हैं। हमारी जो बसेस हैं, हमारी जो ट्रक्स हैं, अब वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि हमारी जो भी चीज़ें हम इम्पोर्ट करें या जो भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करें तो वो या तो हम रेल के थ्रू भेजते हैं या हम शिप्स के थ्रू भेजते हैं या फिर हम टैंकर्स और इन चीज़ों के थ्रू भेजते हैं। अब अगर हमारी वो जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है अगर वो ख़राब है, वो जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, तो उससे क्या होता है हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। या हमारे अगर रोड्स ही नहीं बने हुए तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ क्या है वो हमारा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं। सीपेक जो बना उससे सबसे पहले उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को इसीलिए उठाया था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका नहीं बना होगा तो आपका कंट्री कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ तक अगर चीज़ें ही नहीं पहुँच रही हैं तो फिर कैसे जो है ना वहाँ पर डेवलपमेंट आएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है हमारा नेशनल पावर का एक एलिमेंट है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी ऑफ मिलिट्री। क्या हमारी मिलिट्री के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है? जिस मिलिट्री के पास जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी वो ज़्यादा इस ज़माने में कामयाब होगी। देखिए इंडिया जो है वो ज़्यादातर जो है डील्स करता है अमेरिका से। हमने भी की है लेकिन वो हमें कम और इंडिया को ज़्यादा जो है प्रिविलेजेस देता है। तो इंडिया के पास क्या है कि बेटर न्यूक्लियर जो है वेपन्स हैं, बेटर उनके पास टैंक्स हैं, बेटर शिप्स हैं, और जो जितने भी मुल्क जो आप देखेंगे ज़्यादा पावरफुल हैं तो वो क्यों पावरफुल हैं? क्योंकि उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस हो गई, उनकी मिलिट्री सॉफ्टवेयर्स हो गए, उनकी मिलिट्री की जो भी चीज़ें हैं वो क्या है टेक्नोलॉजिकली देखें तो वो सबसे ज़्यादा अपडेटेड है। जिसकी मिलिट्री ज़्यादा अपडेटेड होगी टेक्नोलॉजिकली वो उतना ही जो है पावरफुल होगा, और जब उसके पास वो नेशनल पावर होगा तो फिर वो क्या है दूसरे कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो उनकी बात माने। फिर आ जाता है पॉपुलेशन। लोगों का ज़्यादा होना या लोगों का कम होना भी हमारे लिए नेशनल पावर हो सकता है। लोग ज़्यादा हैं जैसे चाइना में है लेकिन सारे पढ़े लिखे हैं तो वो क्या हो गया उनका नेशनल पावर हो गया। जितने ज़्यादा लोग हैं उतने कमाने वाले हाथ ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि उनकी GNP और GDP ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अब हम पाकिस्तान में अगर आ जाएँ या दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ जाएँ तो वहाँ पर क्या है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है उतनी ही इकोनॉमी ख़राब हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, एक होता है एजुकेशन कि आपने डिग्री हासिल कर ली, ठीक है, आपने फ़लाँ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली, लेकिन क्या आप अगर फील्ड में जा रहे हैं तो आपको वो चीज़ें करने आ रही हैं? अगर आपको करना नहीं आता तो आप जस्ट एजुकेटेड हैं, लेकिन अगर आप वो चीज़ जो है कर सकते हैं तो उसके बाद आप क्या हो जाते हैं स्किल्ड वर्कर हो जाते हैं। तो आपकी अगर पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं है तो फिर उससे क्या है आपका यूथ बल्ज हो जाएगा, यानी वो आप पर ही जो है एक तरीके से जो है ना वज़न बन रहे हैं। तो वो क्या हो जाता है कि पॉपुलेशन भी हमारा नेशनल पावर हो जाता है। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है वो उनका नेशनल पावर है, क्योंकि वो हर जगह पे क्या है जो भी हम सबसे बड़े जो कंट्रीज़ देखते हैं तो उनमें डॉक्टर ज़्यादातर कौन होते हैं? उनमें ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो इंडियंस होते हैं। तो वो जब भी चाहें वो उनको अगर वापस कॉल करने की भाई सारे अमेरिका से हमारे डॉक्टर वापस आ जाएँ या सारे कुवैत से वापस आ जाएँ या डिफरेंट कंट्री से आ जाएँ, तो इंडिया जो USA है, कतर है, कुवैत है, उनके पास जो है इमीडिएट जो है उनकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी। जब उनके पास
इमीडिएट रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं होगी तो क्या होगा, उनके अपने जो है हॉस्पिटल्स बंद हो सकते हैं, उनकी अपनी पॉपुलेशन क्या है, उनको जानी खतरा जो है लाहक हो सकता है। तो इसी वजह से इंडिया अगर चाहे कोई बात है, अगर कोई लेट्स से अगर कतर जो है उनकी कोई एक चीज़ नहीं मान रहा, वो उनसे मनवाना चाहते हैं, तो वो अपना नेशनल पावर कौन सा वाला यूज़ करेंगे, वो एलिमेंट नंबर 4 यूज़ करेंगे। अपनी पॉपुलेशन को, वहाँ जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है उनको यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि कतर समहाउ फिर कोई नेगोशिएशन जो है पॉइंट पर वो पहुँच जाएगा। फिर आ जाता है इकोनॉमी। आप जितने अमीर हैं, आपकी इकोनॉमी जितनी पावरफुल है, आपका नेशनल पावर जो है वो क्या है, उतना ज़्यादा पावरफुल है। देखिए नेशनल पावर और इससे आगे हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरेस्ट, वो सारा का सारा घूमता ही इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर है। एक तो ये कि आपका मुल्क सिक्योर होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि आप ग्रो कर रहे हैं, क्या आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर अभी हम देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला क्या है, सबसे ज़्यादा मसला हमें अभी सर्वाइवल के लिए पैसों का है कि पाकिस्तान जो भी जितना भी कर्ज़ों में डूबा हुआ है, अगर हमारा आज कर्ज़ा ख़त्म हो जाए तो फिर हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। तो इकोनॉमी जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है नेशनल पावर में। फिर आ जाता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कि किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। भाई इकोनॉमी तो चले आपकी हो गई, अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये है कि क्या आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, क्या आप कम्युनिस्ट कंट्री हैं, या आप फाशिस्ट हैं, या आप डिक्टेटर हैं। तो आज की दुनिया में आफ्टर वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंड कोल्ड वॉर जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बड़ा मैटर करता है। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वो क्या चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री से ज़्यादा जो है ट्रेड करें एज़ कम्पेयर टू डिक्टेटर। देखें जैसे नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया पर तो खैर यूएसए ने जो है सेंक्शंस लगाई हुई है, सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है सेंक्शंस लगाई हुई है, वो डिक्टेटर है। तो डिक्टेटर का क्या इशू होता है कि वो हर चीज़ खुद फैसला कर लेते हैं कि हमने ये करना है। जबकि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है कि लोगों से इन अ वे के, क्योंकि हमने उन्हें वोट देकर जो है वहाँ बिठाया है, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ पर हर चीज़ का बहस होता है कि भाई ये करनी है चीज़ या ये नहीं करनी है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो नेशनल पावर के लिए जो है बड़ा मैटर करता है कि अगर हम डेमोक्रेटिक हैं या हम स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जो है ना हमारा स्ट्रक्चर है। जैसे पाकिस्तान को देखें तो ज़्यादातर जो है वो मिलिट्री पावर में हम रहे हैं। अब हम 15 साल हुए हैं कि हम डेमोक्रेसी की तरफ आए, तो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो वीक रहा है। जैसे जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारा बेहतर होता जाएगा, हम स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, तो दूसरे कंट्रीज़ क्या है वो हमसे ज़्यादा ट्रेड करना चाहेंगे। फिर 8th एलिमेंट हमारा आ जाता है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, कि हमारी मिलिट्री कितनी प्रिपेयर है। अब इसमें क्या होता है कि पहले तो हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स, क्वांटिटी ऑफ सोल्जर्स, लीडरशिप क्या है, और फिर हमने क्या कहा था कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या है। क्या हम किसी से लेट्स से अगर हमें इंडिया से जो है बहुत ज़्यादा जो है ना सिक्योरिटी डिलेमा हो गया है, और हम कहते हैं कि हो सकता है कि ये रिस्क है कि ये जो है ना हम पर जल्दी हमला कर दे, तो क्या हम प्रिपेयर्ड हैं। जैसे हम पर उन्होंने हमला किया था तो उन्होंने समझा था कि हमें पता नहीं चलेगा या वो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे, लेकिन इन द एंड उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इकोलॉजिकली हमारा नुकसान किया कि हमारे 4-5 जो है उन्होंने ट्रीज तोड़ दिए थे। ज़्यादा क्यों? क्योंकि हमारी मिलिट्री जो थी वो एक बेहतरीन लीडर के अंडर थी, और वो उसके साथ हमारे जो सोल्जर्स की क्वालिटी है वो हमेशा पूरी दुनिया में जो है मानी जाती है कि हम आई बिलीव हम 7th नंबर सबसे बेहतरीन जो है मिलिट्री अगर हम देखें तो उसमें आ जाते हैं। तो वो प्रिपेयर्डनेस हमारी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है नेशनल पावर में। हम कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग किस्म का लेट्स से अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं और हमें डर है कि आगे से हमें जो है अगला कंट्री जिसके हम फेवर में बात नहीं कर रहे हैं तो वो हम पे हमला कर देगा, तो अगर हमारी मिलिट्री इतनी अच्छी होगी तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर हमारी मिलिट्री इतनी अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, हमें झुकना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो मिलिट्री हमेशा पाकिस्तान का एक नेशनल पावर रही है। फिर आ जाती ऑफ डिप्लोमेसी। हमने नेशनल पावर को अचीव करने के लिए जो है हमें कोई वे चाहिए कि हम कैसे जो है दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उनसे हम अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो निकाल सके, हम अपना नेशनल जो पावर है वो हम यूज़ कैसे करेंगे। उसका वे जो होता है वो होता है डिप्लोमेसी से। अगर हमारे जो डिप्लोमेट हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, अगर हमारे पास वे है कि हम नेगोशिएट करें और दूसरे कंट्री को मनवा लें कि हम क्या चाहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी। अब जिसके पास जितने अच्छे
अच्छे डिप्लोमेट्स होते हैं वो उतना ही ज़्यादा कामयाब होता है। हेनरी किसिंजर देखें, जो हिस्ट्री में माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट है, वो जब भी जहाँ भी डील करने गया तो उसको बहुत ही कम ऐसा हुआ कि रिजेक्शन जो है ना देखनी पड़ी। उसने हमेशा जो भी अपने मुल्क के लिए करना चाहा उसके लिए क्या हुआ कि वो कर गया। तो वो उनकी क्वालिटी, यूएसए की जो क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी है वो हमेशा क्या रही है, काफ़ी हाई रही है। यही मिसाल अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारी जो डिप्लोमेटिक जो क्वालिटी है वो ज़रा सा वीक रही है। अगर हम लेट्स से वाटर डिस्प्यूट को ही देखें तो हमारे डिप्लोमेट जो हैं वो जो इंटरनेशनल फोरम है उन पे वो उस तरीके से जो है हमारे मसले को बता नहीं सकते हैं, बता नहीं पाते हैं जिस तरीके से हमें बताना चाहिए। तो जितने हमारे अच्छे डिप्लोमेट होंगे वो भी क्या होगा कि हमारे नेशनल पावर का हिस्सा होगा। फिर आता है लीडरशिप। अब लीडरशिप और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो साथ साथ ही चलते हैं। आपके लीडर में कितना दम है। लेट्स से अगर हम इमरान खान को देखें तो इमरान खान के आने से क्या हुआ है कि हमारा ओवरऑल अगर इंटरनेशनल इमेज देखें तो वो काफ़ी बेहतर हुआ है, क्योंकि इमरान खान जो है वो अच्छे लीडर्स में जो है काउंट किया जाता है। उसी तरीके से अगर हम अमेरिका को देखें तो ट्रंप क्या है, ट्रंप एक फाशिस्ट किस्म का, रियलिस्ट किस्म का लीडर है। उसको क्या है, उसको ये है कि अमेरिका फर्स्ट का उसने नारा लगाया, लेकिन उसने जो बाकी चीज़ें थी उनको लास्ट कर दिया। उसने रियलिस्टिकली देखा ही नहीं कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरों का नुकसान करें और हमें फ़ायदा हो जाए। तो वो क्या है, वो एक फ्लॉड किस्म का जो है, एक फेल्ड किस्म का लीडर है। इसी वजह से जो है अमेरिका के ओवरऑल जो है अगर कहा जाए हर लेवल पे अमेरिका को देखा जाए तो उसमें उसको नुकसान ही हो रहा है। अब लास्ट आ जाता है आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स। कोई भी कंट्री जो है वो किसी न किसी आइडियोलॉजी के तहत जो है बना हुआ होता है, जिससे क्या होता है कि उनके जो लोग होते हैं वो यूनाइट होते हैं। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम थी कि हमें एक ऐसी रियासत चाहिए जिसमें मुसलमान अलग रह सके। टू नेशन थ्योरी इसीलिए आई थी कि भाई हम जो है हमें अपना अलग कंट्री चाहिए जहाँ पर हम अपना कल्चर और अपना रिलीजन सेलिब्रेट कर सकें। सिमिलरली हर कंट्री किसी न किसी आइडियोलॉजी पर जो है बेस करता है। जैसे अगर अमेरिका को देखें तो उनकी आइडियोलॉजी क्या है, लिबरलिज्म है, लिबर्टी उनकी आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी किस चीज़ में हेल्प करती है, वो हमारा नेशनल पावर इसलिए होता है क्योंकि वो जो है लोगों को जो है यूनाइट करने के लिए काम आती है। अगर आपके अंदर जो है इंटरनल जो है आपकी लेट्स से अगर सिविल वार लग जाती है, यानी आपकी आइडियोलॉजी फेल हो गई है, लोग अब खुद को जो है एक नेशन कहलाना नहीं चाहते, इसीलिए वो अलग होना चाहते हैं। लेट्स से अगर कुर्दिश देखें हम, इराक में जो कुर्दिश हैं वो खुद को क्या है, वो इराकी मानना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारा कंट्री क्या हो, डिफरेंट हो। तो उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो स्टार्ट से लेकर ये है कि हमारा पहले कुर्दिस्तान जो है पास्ट में कंट्री था तो हमें कुर्दिस्तान दिया जाए, हम इराक का हिस्सा ही नहीं है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो हमने हमेशा क्या किया है कि हमने हमेशा इस्लाम पर लब्बैक कहा है। हम आज भी मुसलमान होने की वजह से एक कंट्री में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा नेशनल पावर बन जाता है, यानी हमारी आइडियोलॉजी नेशनल पावर बन जाती है। ये सारी चीज़ें जो हमने एलिमेंट्स पढ़े, ये सारे एलिमेंट्स कहीं ज़्यादा कहीं कम और कहीं सब हो सकता है। कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनके जो नेशनल पावर हो वो सिर्फ 3 या 4 एलिमेंट्स से बन के मिलकर बनता हो। कुछ ऐसे होंगे जिनमें सारे होते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें 1-2 होते होंगे। तो दिस इज़ हाउ जो है ना सब चीज़ें मिलकर नेशनल पावर बनाता है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि नेशनल पावर की भी लिमिटेशंस होती हैं, वो लिमिटेशंस क्या हैं। अच्छा, तो पहले हमने पढ़ा कि नेशनल पावर होता क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी किन चीज़ों से जो है मिलकर जो है नेशनल पावर बनता है। लेकिन नेशनल पावर को हासिल करने के लिए जो है ना कुछ लिमिटेशंस हैं। कि वो लिमिटेशंस क्या हैं, कि हम तो चाहते हैं कि हमारे पास अब सारा पावर है तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, तो क्या हम वाकई वो सब कुछ कर सकते हैं? तो जवाब है कि नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है नेशनल पावर यूज़ करने के बावजूद भी हम अपना नेशनल इंटरेस्ट 100% ज़रूरी नहीं है कि सिक्योर कर सकें। पहला है बैलेंस ऑफ पावर। हमने लेक्चर नंबर 2 में रियलिज्म में पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है, कि अगर कोई एक लेट्स से स्टेट बहुत ज़्यादा हेजेमोनिक हो रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है, तो बाकी 3 या 4 जो स्टेट्स हैं वो बनाएंगे अलायंसेज और फिर क्या करेंगे, उनको काउंटर करेंगी। काउंटर इसलिए करेंगे ताकि जो बैलेंस चल रहा है वो बैलेंस चलता रहे, यानी ऐसा ना हो कि एक जो है स्टेट इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि वो अपना नेशनल पावर अचीव करना स्टार्ट कर दे, और उससे क्या होगा कि दूसरों को नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो लिमिटेशन है, यानी जब भी कभी कोई एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होकर दूसरों को जो है अपना पावर शो करना स्टार्ट कर देगी, तो दूसरी जो नेशन है वो क्या करेंगी, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करेंगे और उसका नेशनल पावर जो है उसको इतना ज़्यादा सिक्योर या इतना ज़्यादा बढ़ाने में रोकेंगी। फिर आ जाता है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ वैसे तो CSS में एक पूरा सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल लॉ को अगर हम
एज ए डिसिप्लिन देखें तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लॉज बने हुए हैं इंटरनेशनल, उसमें जो है कंट्रीज़ को सर्टेन चीज़ें करने से रोका गया है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है तो अब अमेरिका को हक है कि वो जो चाहे करे। तो ऐसे लॉज बनाए गए हैं जैसे अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, वो बिना किसी वजह किसी और कंट्री पर हमला नहीं कर सकता है, या कोई भी कंट्री किसी कंट्री पर जो है न्यूक्लियर पावर यूज़ नहीं कर सकता है। या अगर कभी कोई जंग हो रही है तो जो सिविलियंस होते हैं उनको हम क्या है, उनको हम जख्मी नहीं कर सकते, उनको हम टारगेट नहीं कर सकते। तो वो क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ में आ जाता है। तो डिफरेंट लॉज जो है वो मिलकर जो है नेशनल पावर की लिमिटेशंस बन जाते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वंस अगेन तकरीबन सेम बात है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्या करती है, वो ही इंटरनेशनल लॉ को जो है इम्प्लीमेंट कराती हैं। उसके अलावा वो डिफरेंट हम पर सेंक्शंस लगा सकती हैं, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो ट्रेड सेंक्शंस लगा सकते हैं, आर्म्स एम्बार्गोज लगा सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपको कंट्रीज जो है वो वेपन्स बेचना बंद कर देंगे या चीज़ें देना आपको बंद कर देंगे। इस तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जब भी कोई कंट्री बहुत ज़्यादा हेजमनिक होना स्टार्ट हो जाएगा, अपने नेशनल पावर को बढ़ाना स्टार्ट करेगा, तो उससे क्या होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लॉ के तहत उसे रोकने की कोशिश करेंगे। फिर है पब्लिक ओपिनियन एंड इंटरनेशनल मोरालिटी। वैसे तो हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई मोरालिटी होती ही नहीं है, लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स जहाँ पर मोरालिटी काम करती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई जंग हो रही है तो उसमें हमने क्या है, सिविलियंस को जैसे हमने जो है निशाना नहीं बनाना। वैसे ही ये इंटरनेशनल मोरालिटी ही है कि जो लेट्स से अगर यहाँ से जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है तो ये जो है कि इंटरनेशनल मोरालिटी हर कंट्री पर आती है, चाहे वो उसके नेशनल पावर में फ़ायदा ही क्यों ना दे रहे हों। लेकिन ये मोरालिटी है कि आप लेट्स से अगर वो बच्चे हैं, वो आपको बच्चे जो है बेच रहे हैं तो वो आप नहीं ले सकते हैं, ये आपके मोरालिटी के खिलाफ आ जाएगा। तो ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे उसमें फिर क्लाइमेट चेंज आ जाता है और डिफरेंट दूसरे टॉपिक्स हैं वो आ जाते हैं कि वो चाहे आपके नेशनल पावर में ज़्यादा जो है फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसको स्टॉप करना पड़ेगा। उस पर फिर वर्ल्ड ओपिनियन भी आ जाता है, जैसे कि अभी न्यूक्लियर एनर्जी जो है वैसे तो वो बहुत सस्ती है, इसीलिए कंट्रीज चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएं। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो हमारे अर्थ है, जो हमारा ग्लोब है, वो ज़्यादा वार्म हो रहा है। उसकी वजह से जो है इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन क्या है, वो ओपिनियन ये है कि भाई अब इस चीज़ को छोड़ा जाए जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो उन चीज़ों से हमने बेक ऑफ होना है, चाहे फिर वो हमारे लेट्स से अगर हमारे फ़ायदे में ही क्यों ना हो। तो अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका ने क्या किया कि पेरिस एग्रीमेंट डील जो थी उससे उसने क्या किया, ट्रम्प ने साइन ऑफ कर दिया। लेकिन उससे क्या हुआ, उससे बहुत ह्यू एंड क्राई उठा। अमेरिका में जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लेटर्स लिखे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारे मोरालिटी के भी खिलाफ है। और ये ओपिनियन जो था वर्ल्ड का कि भाई हमारी जो ग्लोब है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसमें अगर अमेरिका पेरिस ट्रीटी छोड़ देगा तो उससे क्या होगा, ओवरऑल सबको नुकसान होगा। फिर आ जाता है कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये ऊपर वाला आ जाता है रियलिज्म का कंसेप्ट, और फिर जो नीचे वाला है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी आ जाता है लिबरलिज्म का कंसेप्ट। जो हमने लिबरलिज्म में पढ़ा था कि जब यूएन बनी थी या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि अब जो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होगी कि भाई अगर किसी एक पर कोई कंट्री बिला वजह हमला करता है तो ये कंसीडर किया जाएगा कि ये सब पर हमला कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो कोई भी कंट्री अगर अपना नेशनल पावर इतना ज़्यादा जो है बढ़ा रहा है जिससे क्या है ओवरऑल किसी एक या दो कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो फिर क्या होता है कि सब कंट्रीज़ मिलकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। फिर लास्ट है डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। इसकी हम अलग से ट्रीटीज़ पढ़ेंगे जो यूएन में जो है की गई थी, रशिया ने की थी, यूएसए ने की थी, और अब वो चाह रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में उसमें आ जाएं। उसमें क्या है कि जितने आर्म्स जो हैं, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं जो स्टेट्स हैं उन्होंने बनाए हैं, तो वो क्या कर दें, उनको ख़त्म कर दें। उससे क्या होगा कि जब आप आर्म्स ख़त्म करना रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो आर्म्स रेस होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। उसके बाद है आर्म्स कंट्रोल यानी वेपन कंट्रोल। जितने कंट्रीज जो 7 है वो न्यूक्लियर हो चुके हैं, उसके अलावा जो है हमने अब 8वां या लेट्स से 9th या 10th कंट्री को फिर हमारा आर्म्स कंट्रोल आ जाता है। आर्म्स कंट्रोल क्या होता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको हम इस किस्म के जो है वेपन्स ना भेजें जिससे ओवरऑल हमारा नुकसान हो सकता है। जैसे लेट्स से अगर
आपने साउथ कोरिया की बात करें तो हमने क्या करना है कि हमें उनको इस किस्म के वेपन्स नहीं देने हैं जिससे क्या है कि सिक्योरिटी डिलेमा कायम हो जाए। या अगर ईरान का मिसाल ले लें या इंडिया का मिसाल ले लें तो वो जब डिसआर्मामेंट और आर्म कंट्रोल ट्रीटीज जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ही फिर से अगर ILO के तहत जो है वो पुट करती है तो उससे क्या हो जाता है कि आपका नेशनल पावर कम हो जाता है, यानी वो लिमिट कर देती है कि भाई इससे ज़्यादा आगे आपको नहीं बढ़ना है। फिर आ जाते हैं मेन फीचर्स पे कि भाई नेशनल पावर जो इनके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स यानी लेट्स इफेक्ट क्या हैं। तो पहला फैक्ट या फीचर हम देखें तो वो है कि नेशनल पावर जो है वो इंटरनेशनल लॉ में मीन्स भी है और एंड भी है। मीन्स यानी कि यही वे है जिससे हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। मेन जो चीज़ जो IR घूम रही है, यानी एक जो स्टेट है वो दूसरे स्टेट से रिलेशन ही इसलिए कायम करती है कि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर करे। वो अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे तो हमारा नेशनल पावर क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, हम ज़्यादा पावरफुल होंगे जब हमारा गोल अचीव हो जाएगा। फिर सेकेंड है कि वो डायनामिक इन नेचर है, यानी नेशनल पावर जो है वो ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा कि 11 चीज़ें हैं, 11 एलिमेंट्स हैं तो बस वही फाइनल है। मैंने पिछली थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि कभी कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कुछ एलिमेंट्स कम हो जाते हैं। तो डायनामिक का मतलब ही ये होता है कि वो स्टैटिक नहीं होती है, एक जगह पर रुकी नहीं हुई, वो ज़्यादातर बढ़ती ही रहती है। जैसे अब अगर हम देखें तो हमारा नेशनल पावर टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो साइबर सिक्योरिटी जिसकी जितनी ज़्यादा बेहतर है तो वो कंट्री क्या है, वो नेशनल पावर में उतना ज़्यादा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि हम पेंडेमिक के बाद का अगर हम सिनेरियो देखें तो दुनिया क्या हो जाएगी कि अब वो जो है ऑनलाइन करेंसी पे, क्रिप्टो करेंसी पे ज़्यादातर जो है फोकस करेगी रेदर देन प्लास्टिक मनी या फिर जो कैश मनी है। तो अब जिन के जो है जितने अच्छे जो है लॉज बने होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट के, उसके अलावा जितने उनके साइबर जो है ज़्यादा उसका मजबूत होगा तो उससे क्या होगा, उस कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। फिर एबिलिटी टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट, ये फीचर है, ये फैक्ट है कि हमने नेशनल पावर को इंक्रीज इसलिए हम करते हैं ताकि हम नेशनल इंटरेस्ट अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सकें। फिर आता है कि नो नेशन हैव टू इक्वल पावर, चाहे USA कितना भी ज़्यादा पावरफुल है और चाहे जो है चाइना कितना भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, लेकिन दोनों एक बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी और जैसे सोवियत यूनियन को देखें और हम USA को देखें, कोल्ड वॉर में तो दोनों ग्रेट पावर थे, लेकिन क्या था कि दोनों इक्वल नहीं थे। कहीं USA लैकिंग था तो कहीं जो है सोवियत यूनियन ज़्यादा पावरफुल था। तो इस तरीके से कोई भी नेशन जो है वो इक्वली जो है पावरफुल नहीं हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज एक्चुअल पावर एंड पोटेंशियल पावर, कि फीचर में है कि एक्चुअल पावर ये होता है कि अभी क्या पावर है आपके पास, पोटेंशियल पावर क्या है कि फ्यूचर में पोटेंशियल क्या है इस नेशनल पावर को ज़्यादा बढ़ाने की। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की ये पोटेंशियल है कि हम 2050 तक जो है हम 6th जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी कंट्री की बन सकते हैं, दुनिया की बन सकते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल पावर है। और हमारा एक्चुअल पावर क्या है कि हम वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री है राइट नाउ, बट नॉट वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी। फिर आ जाता है कि भाई नेशनल पावर में तो हमने पढ़ लिया कि भाई उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, उनके मेन फीचर्स क्या हैं, लेकिन आखिर हमने उसे हासिल कैसे करना होता है, कोई भी कंट्री उसे एक्सरसाइज कैसे करता है। तो देयर आर 4 वेज के जिससे जो है नेशनल पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। सबसे पहला है परसुएशन, कि पहले भी मैंने बताया था कि क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी जो है वो एक मीन है कि हम अपने एम तक जो है जा सकें। आपकी डिप्लोमेसी, आपकी नेगोशिएशन कितनी बेहतर है, कितनी अच्छी है, वो भी हमारा एक नेशनल पावर है, लेकिन वो ही हमारा मेथड है जिससे हम जो है नेशनल पावर को हासिल करते हैं। तो सबसे पहला वे जो नेशनल पावर को हासिल करने का होता है वो क्या होता है कि वो कंट्री जो अगला कंट्री है वो हमसे परसुएशन परसुएड करेगा हमें नेगोशिएशन के भाई कि जैसे चाइना जो था उसने हमें परसुएड किया कि आप सीपे को स्टार्ट करें, आप अपना कंट्री जो है उसमें जैसे कि जो है ना पोर्ट्स बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। क्यों? क्योंकि हम आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, हम आपको क्या है, हम आपको लोन्स देंगे, हम आपको एड्स देंगे, हम आपको डिफरेंट चीज़ें देंगे, जिससे क्या होगा, इट वुड बी पॉसिबल फॉर यू कि आप वो चीज़ें बना सकें। इसी तरीके से जो नेशनल पावर जो अमेरिका दिखाता है तो वो हमेशा रिवॉर्ड देता है। जो आप देखते हैं कि हमारे US एड से जो स्टूडेंट्स जाते हैं या वहाँ से जो लोग आते हैं तो वो क्या होता है कि ये हमें एक तरीके का रिवॉर्ड दिया जाता है, कोई भी कंट्री देता है, क्योंकि वो अपना नेशनल पावर इंक्रीज करना चाह रहा होता है। देखिए जब भी किसी कंट्री को कोई कंट्री एड देता है,
हम अपने आम लाइफ में देखते हैं कि भाई आप गरीब हैं और आपको उधार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी जानने वाला है जिसने आपको लाखों रुपए का जो है उधार दे दिया है, तो उससे क्या होगा कि आइंदा अगर आपको वो कोई भी काम कहेगा तो क्या होगा, आप उसको ऑब्लाइज करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप उनकी बात माने। तो इसी तरीके से बिल्कुल जो है ना कंट्रीज क्या करते हैं कि हमें एड्स देते हैं, हमें रिवॉर्ड्स देते हैं, हमें लोन्स देते हैं ताकि आगे चलकर हम उनकी बात माने, जिसमें क्या होता है उनका नेशनल पावर इंक्रीज हो रहा होता है। फिर आता है पनिशमेंट के भाई आप रिवॉर्ड से भी मान नहीं रहे, आप डिप्लोमेसी परसुएशन से भी मान नहीं रहे, तो फिर अब वो क्या करेंगे, वो आपको करेंगे सैंक्शन। ईरान जो है वो क्या है, वो पनिशमेंट के फेज में है क्योंकि वो अमेरिका की कोई भी बात नहीं मान रहा। अब उसका पावरफुल होना क्या है, अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, उसके नेशनल पावर के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो ज़्यादातर जो है इसराइल को नापसंद करता है ईरान, और इसराइल क्या है, अमेरिका का अलाय है, उसकी जो वहाँ की बिजनेस लॉबी है वो अमेरिका को सपोर्ट करती है जो इसराइल में है। तो अगर ईरान इतना पावरफुल हो गया कि वो जो है काउंटर करना स्टार्ट हो गया इसराइल को डिफरेंट फॉरम्स में, तो उसमें क्या होगा कि अमेरिका को तकलीफ होगी, अमेरिका को मसला होगा, क्योंकि इसराइल उसे कहेगा कि आप हमारे नेशनल पावर जो है वो सिक्योर करने में फेल हो गए हैं, हमारे इंटरेस्ट सिक्योर करने में फेल हो गए, तो अब हम ज़्यादा आपकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए अमेरिका ने क्या किया कि उनको सैंक्शंस लगा दिए, इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगा दिए कि भाई उनसे कोई बिजनेस कर नहीं सकता है। जब भी किसी कंट्री से आप बिजनेस करना बंद कर देंगे तो उनकी इकोनॉमी डाउन होगी, इकोनॉमी डाउन होती है तो उससे क्या होता है कि हालात ख़राब होते हैं, मुल्क के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आपके खिलाफ हो जाते हैं। जिस लीडर के लोग खिलाफ हो जाते हैं तो फिर आपको सिविल वॉर अक्सर औकात नजर आती है, और उससे क्या होता है कि फिर वो हुकूमत चेंज हो जाती है। तो अमेरिका क्या करती है, अमेरिका क्या करता है कि जब भी वो अपनी हुकूमत चेंज करेगा तो हमेशा डमी हुकूमत लाएगा, कुछ ऐसी हुकूमत उस कंट्री में लाएगा जो उसके पावर में, जो उसको उसके नेशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट में मदद करे। तो थर्ड नंबर था पनिशमेंट। लास्ट इज फोर्स। अगर आप सैंक्शन से भी नहीं मान रहे हैं तो ये से कि अगर अम्मी लेट से आपको डांट रही है, आप डांट से भी नहीं जो है ना मान रहे हैं, तो फिर आप जो है ना पनिशमेंट के लिए जो है तैयार हो जाएं। आप तैयार हो जाएंगे, अब आपको थप्पड़े लगने वाली है। तो फिर लास्ट जो होता है वो फोर्स होता है, वायलेंस होता है। तो अब अगर आप इराक का देखें तो सद्दाम से जो है अमेरिका ने नेगोशिएशन करने की कोशिश की थी कि भैया आप कुवैत से जो है आप निकल जाएं, आप वहाँ से जो है मूव आउट हो जाएं। जो जंग हुई थी जिसके बाद अमेरिका ने जो है हमला किया था इराक पर, तो जब इराक ने कोई बात नहीं मानी तो उसके बाद क्या हुआ कि आखिर में अमेरिका ने उस पर हमला किया। बिल्कुल वैसे ही अफगानिस्तान को देखे तो उन्होंने बहाना ही बनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उसामा बिन लादेन चाहिए, तो वहाँ से अफगानिस्तान वालों ने लेट से अगर इनकार किया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, यूज़ ऑफ वायलेंस, डायरेक्ट वॉर हुई, और उससे क्या हुआ कि जो उसका नेशनल पावर था, जो उसका नेशनल इंटरेस्ट था, वो दोनों सिक्योर हो गए। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप यू आर